आखिर क्यों कभी कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी हार सकता है? इसे कहते हैं विषमता का नियम। एक तरफ है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो दशकों से सालों से प्रतिबंध झेल रहा है। जब हम एक सुपर पावर की ताकत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? स्टेल्थ बॉम्बर्स, सैटेलाइट्स, विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, खरबों डॉलर का डिफेंस बजट। अब कागज पर तो ऐसा ही लगता है ना कि भाई ऐसी ताकत तो किसी भी देश को कुछ ही दिनों में घुटनों पर ला सकती है। और फिर दूसरी तरफ है वो राष्ट्र, एक ऐसा देश जो दशकों से प्रतिबंध झेल रहा है, लेकिन फिर भी वो डटा हुआ है। उसकी जो विल पावर है वो अटूट है। लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही कहानी बताता है। आप मैराथन की लड़ाई को देख लीजिए, या वियतनाम वॉर को, या फिर सोवियत अफगान युद्ध को। ये सारे एग्जाम्पल्स ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि कभी-कभी सबसे ताकतवर साम्राज्य भी बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से हार जाते हैं। तो ये सब हमें एक सिद्धांत की ओर ले जाता है जिसे स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं, द लॉ ऑफ एसिमेट्री। तो सबसे पहले देखते हैं एक साम्राज्य के लिए छिपे हुए जाल को। मतलब कैसे जो बड़े बड़े फायदे होते हैं वही लंबे समय में बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इतिहास को देखें तो पता चलता है कि जो शक्तिशाली साम्राज्य होते हैं उनके पास आमतौर पर 3 बड़े फायदे होते हैं: विशालता, एक मजबूत संगठन और बेशुमार संसाधन। लेकिन मजे की बात यह है कि कभी-कभी यही फायदे, यही ताकतें आगे चलकर उनके लिए एक जाल बन जाती हैं। तो पहला जाल है विशालता का। देखिए, सुपर पावर्स के पास बहुत बड़ी आबादी होती है, कई सारे सहयोगी देश होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे समाज अमीर और स्थिर होता जाता है ना, वहाँ के लोग लड़ाई की हकीकत से इमोशनली कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उनके लिए युद्ध अब कोई पर्सनल सर्वाइवल की लड़ाई नहीं रह जाती। अब दूसरा जाल है संगठन का। जो बड़े साम्राज्य होते हैं वो बहुत ही जटिल ब्यूरोक्रेसी और इंस्टीट्यूशंस बना लेते हैं। लेकिन यहीं पर इतिहासकार पीटर टर्चिन एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसे वो कहते हैं एलीट ओवर प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि जब समाज में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और एम्बिशियस लोग पावर के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं तो देश के अंदर ही पॉलिटिकल ग्रुप्स बनने लगते हैं, गुटबाजी बढ़ने लगती है। और सच तो ये है कि कभी-कभी ये जो अंदरूनी लड़ाई है ये बाहरी दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाती है। और फिर आता है तीसरा जाल, यानी संसाधन। अब देखिए, शक्तिशाली देशों के पास पैसा भी बहुत होता है, टेक्नोलॉजी भी कमाल की होती है, लेकिन कभी-कभी यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और इसी वजह से वो स्ट्रैटेजी बनाने में बड़ी-बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। इतिहास में इस चीज के लिए एक शब्द है ह्यूब्रिस, और ये ह्यूब्रिस, ये घमंड कई बड़े-बड़े साम्राज्यों के पतन की वजह बन चुका है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं कमजोर पक्ष के फायदे की। आखिर ये जो छोटी या कमजोर ताकतें होती हैं वो सुपर पावर्स को चुनौती कैसे देती है और टिक कैसे जाती है? मिलिट्री थ्योरी के हिसाब से देखें तो ऐसे एसिमेट्रिक लड़ाइयों में जो चैलेंजर होता है, जो कमजोर पक्ष होता है, उसे 3 चीजें बहुत मदद करती हैं: मोटिवेशन, एडेप्टेबिलिटी यानी माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेना, और तीसरा लोकल एडवांटेज। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ जहां साम्राज्य की आबादी लड़ाई से इमोशनली दूर हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जो लोकल लोग हैं वो अपने वजूद की, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ साम्राज्य की ब्यूरोक्रेसी है जो बहुत कॉम्प्लेक्स और धीमी है, तो दूसरी तरफ छोटी ताकतें हैं जो गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाकर तेजी से काम करती हैं। और हाँ, जहां सुपर पावर का ओवर कॉन्फिडेंस उसे अंधा बना देता है, वहीं लोकल ताकतों को अपने इलाके का चप्पा चप्पा पता होता है। इसमें भूगोल यानी ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पहाड़, रेगिस्तान या कोई भी मुश्किल इलाका बड़ी बड़ी सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। मिसाल के तौर पर ईरान की ज्योग्राफी को ही देख लीजिए। ये काफी हद तक पहाड़ी इलाका है, इसीलिए इतिहास में कई एनालिस्ट ने ये कहा है कि वहां पर बड़े पैमाने पर हमला करना किसी भी सेना के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। चलिए अब लड़ाई को एक अलग ही लेवल पे समझते हैं, साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड। ये वो मैदान है जहां जंग टैंकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती है। लड़ाइयों में ना कभी कभी एक बड़ी अजीब और दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। कुछ एनालिस्ट इसे बैकफायर इफेक्ट कहते हैं। होता यह है कि जब किसी देश पर बाहर से दबाव बढ़ता है तो उसके जो अंदरूनी मतभेद होते हैं वो कुछ समय के लिए एकता में बदल जाते हैं। मतलब बाहरी खतरा उनकी नेशनल आइडेंटिटी को और भी मजबूत कर देता है। आज के जमाने में लड़ाइयां सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं जीती जाती।
एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जोसेफ नाय, वो एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, सॉफ्ट पावर। इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी को जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज, अपने आइडियाज से प्रभावित करते हैं। असल में आज के दौर के संघर्षों में इन्फॉर्मेशन और परसेप्शन यानी कि सूचना और धारणा भी खुद एक युद्ध का मैदान बन गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि 21वीं सदी का असली बैटलफील्ड इंसान का दिमाग है और वो नैरेटिव्स हैं जो उसे आकार देते हैं। तो अब आते हैं हम अपने निष्कर्ष पर। बात ताकत की नहीं, रणनीति की है। चलिए आज के जमाने में जीत के मायनों को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या ताकतवर साम्राज्य हमेशा हारते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इतिहास हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है कि जंग सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है सही स्ट्रैटेजी से, मजबूत मोटिवेशन से और अटूट एकता से। और जानते हैं, यही वो वजह है जो इन एसिमेट्रिक लड़ाइयों को दुनिया की सबसे अनप्रिडिक्टेबल लड़ाइयां बना देती है। तो एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या आज की सुपर पावर्स इन असिमेट्रिक लड़ाइयों को वाकई में जीत सकती हैं, या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने वाला है?